प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जिसके व्यय में किसी न किसी संपत्ति का सर्जन होता हो या किसी न किसी दायित्व में कमी आती हो कहलाता है ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी राजस्व व्यय, ऑप्शन सी गैर योजनागत व्यय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऐसा व्यय जिसका लाभ एक ही लेखा वर्ष में प्राप्त न होकर भविष्य में कई वर्षों तक मिलता रहता है पूंजीगत व्यय कहलाता है। इसके अंतर्गत उन सभी व्ययों को शामिल किया जाता है जो किसी स्थायी संपत्तियों को प्राप्त करने में किए जाते हैं। पूंजीगत व्यय का उपयोग अक्सर किसी कंपनी द्वारा नई परियोजनाओं या निवेश करने के लिए किया जाता है। अचल संपत्तियों पर पूंजी व्यय करना एक छत की मरम्मत, उपकरण का एक टुकड़ा खरीदना या एक नया कारखाना बनाना शामिल हो सकता है। इस प्रकार का वित्तीय परिव्यय कंपनियों द्वारा अपने परिचालन के दायरे को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए के सी नियोगी, ऑप्शन बी के संथानम, ऑप्शन सी ए के चंदा, ऑप्शन डी महावीर त्यागी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए के सी नियोगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो राजकोषीय संघवाद की धुरी है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी और केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। श्री एन के सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2005-2006 में, ऑप्शन बी वर्ष 2006-2007 में, ऑप्शन सी वर्ष 2008-2009 में, ऑप्शन डी वर्ष 2004-2005 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 2005-2006 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिकता समानता बनाने को बढ़ावा देने के लिए 2005 से भारत ने औपचारिक रूप से वित्तीय बजट में जेंडर उत्तरदायी बजटिंग को अंगीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए कितना निश्चित किया गया है? ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 37%, ऑप्शन सी 41%, ऑप्शन डी 42%। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 41%। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग 2021-22 से आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए करों के वितरण पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने से संबंधित 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा सरकार ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिए एक अलग नॉन लैप्सेबल फंड के निर्माण को मंजूरी दी है। राज्यों के बीच राजस्व के विभाजन के लिए आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया है उसके मुताबिक राजस्व हिस्सेदारी का निर्धारण करते समय जनांकीय प्रदर्शन को 12.5%, आय के अंतर को 45%, जनसंख्या और क्षेत्रफल प्रत्येक के लिए 15%, वन और पारिस्थितिकी के लिए 10% तथा कर एवं राजकोषीय प्रयासों के लिए 2.5% भार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए उत्पादन शुल्क, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी मूल्य वर्धित कर, ऑप्शन डी सेवा कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीमा शुल्क। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर में उत्पादन शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर को शामिल किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है: 0%, 5%, 12%, 18% और
28%। इसके 5 टाइप हैं। सीमा शुल्क उस कर को संदर्भित करता है जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार माल के परिवहन पर लगाया जाता है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजकोषीय नीति एक मार्गदर्शक शक्ति है जो सरकार को यह तय करने में मदद करती है कि आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए उसे कितना पैसा खर्च करना चाहिए और यह प्रणाली से कितना राजस्व अर्जित करना चाहिए अर्थव्यवस्था के पहियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। सार्वजनिक व्यय, राजस्व तथा आर्थिक मामले वित्त मंत्रालय का विभाग है। राजकोषीय नीति किसी भी देश के समग्र आर्थिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। राजकोषीय नीति के कुछ प्रमुख घटक इस प्रकार हैं: बजट, कराधान, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए पूर्ण रोजगार, ऑप्शन बी मूल्य स्थिरता, ऑप्शन सी अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, ऑप्शन डी धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखना, पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करना, संतुलित विकास बनाए रखना, आर्थिक असमानता दूर करना, कीमत स्तर बनाए रखना, भुगतान संतुलन बनाए रखना, विदेशी आय का समुचित स्तर बनाए रखना है। राजकोषीय नीति का मूल मंत्र है देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। राजकोषीय नीति में अर्थव्यवस्था में वांछित परिणाम लाने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? ऑप्शन ए प्रोफेसर कीन्स, ऑप्शन बी प्रोफेसर पिगू, ऑप्शन सी प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन डी प्रोफेसर क्राउथर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर कीन्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए प्रोफेसर कीन्स ने राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था। कीन्स के अनुसार मंदी या अवसाद की स्थिति में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग या समग्र व्यय की कमी के कारण होती है। 1930 की महामंदी का कोई एक कारण नहीं था, लेकिन बैंकों का विफल होना और शेयर बाजार की भारी गिरावट को प्रमुख कारण माना जाता है, जिससे शेयर धारकों के करीब 40 अरब डॉलर का सफाया हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुद्रा की उस मात्रा से जो बैंक अर्थतंत्र में डालते हैं, ऑप्शन बी कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति से, ऑप्शन सी शेयर बाजारों को नियंत्रित करने संबंधित नीति से, ऑप्शन डी देश की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधों के बारे में नीति से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजकोषीय नीति को वित्त मंत्री वर्ष में एक बार बजट के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इस नीति को आय व्यय नीति, बजटीय नीति तथा कराधान नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के कई भाग होते हैं, जैसे कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति। कर नीति, व्यय नीति, निवेश या विनिवेश रणनीतियां और ऋण या अधिशेष प्रबंधन। राजकोषीय नीति किसी भी देश के समग्र आर्थिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस नीति के कुछ प्रमुख घटक इस प्रकार हैं: बजट, कराधान, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए योजना मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी वित्त आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्थिक मामलों के विभाग भारत का वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का अवलोकन होता है। आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर वित्त मंत्री द्वारा संसद में केंद्रीय बजट पेश करने से एक दिन पहले पेश किया जाता है।
प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।